हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नवीन अग्रवाल। मैं एक इंटरनेशनल कार्डियोलॉजिस्ट और गुजरात के वलसाड़ और वापी ज़िले में प्रैक्टिस करता हूं। आज आपके लिए लाया एक इम्पॉर्टेंट और एक यूज़फुल टॉपिक, हार्ट फेलियर में कौन कौन सी मेडिसिन दी जाती है, किन मेडिसिन से मृत्यु दर कम होता है, किन मेडिसिन से पम्प फंक्शन सुधरता है, किस मेडिसिन का क्या साइड इफ़ेक्ट है, किस मेडिसिन को धबकारा का कंट्रोल करने के लिए दिया जाता है, डिजॉक्सिन और अर्जुन छाल और इस तरह की मेडिसिन का क्या रोल है, ये किस तरह के पेशेंट्स में दिया जाता है और मैक्सिमम टॉलरेटेड डोज का क्या कॉन्सेप्ट है। बेसिकली ये सब बारे में बात करेंगे। हार्ट फेलियर के रिगार्ड्स में ऑलरेडी हमने वीडियो अपलोड किया है और हार्ट फेलियर के मेडिसिन को हमने ऑलरेडी वीडियोस में डिस्कस किया है, पर फिर भी लोगों की काफ़ी क्वेरीज रहती है, तो आज हार्ट फेलियर से रिगार्डिंग सारी मेडिसिन के बारे में हम बात करेंगे। एक चीज़ ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि जो भी हार्ट फेलियर से रिलेटेड पम्प फंक्शन सुधारने वाली मेडिसिन है, उनमें से 4 या 5 मेडिसिन में से एक नहीं देना है, वो सारी ही पेशेंट को देना है। वो चारों पाँचों मेडिसिन एक साथ देने में सबका मैकेनिज्म एक्शन अलग है, सबका काम करने का तरीका अलग है, तो वो सारी की सारी मेडिसिन ही पेशेंट को फ़ायदा करती हैं। ये बहुत कॉमनली लोग हमको कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछते हैं कि हार्ट फेलियर में आपने 5 दवाई लिखाई, 5 में से कौन सी देनी है। 5 में से पाँचों ही देनी है, लेकिन किस डोज पे देनी है वो निर्धारित अलग पेशेंट में अलग अलग होगा। और अगर पेशेंट को बॉडी को सूट हो रहा है, कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, कोई सिग्निफिकेंट कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, तो ये सारी की सारी देने का ही फ़ायदा है पेशेंट को, क्योंकि सबका काम करने का तरीका अलग है, सब अलग अलग तरह से बॉडी को बेनिफिट देते हैं और सबको मैक्सिमम टॉलरेटेड डोज पे देना है। ये मैक्सिमम टॉलरेटेड डोज का कॉन्सेप्ट क्या है उस बारे में बात करेंगे। तो आज का टॉपिक आपके लिए इंटरेस्टिंग और क्लिनिकली यूज़फुल होने वाला है, इसलिए आई वुड रिक्वेस्ट कि ये वीडियो को एंड तक देखें। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं उनको रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे डेफिनेटली हमें मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलेगा। और जब भी मैं कोई नया कंटेंट पोस्ट करूँगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ताकि आप उस कंटेंट को जल्दी देख सकें, उसका लाभ ले सकें। आज का टॉपिक पे आते हैं। बेसिकली हार्ट फेलियर क्या है। हार्ट बेसिकली एक पंप है जो पूरे शरीर में ब्लड पंप करता है। बेसिकली सारा ब्लड हार्ट पे आके जमा हो जाता है और हार्ट उसको पुश करके पूरी बॉडी में, पानी की मोटर होती है वो पंप करती है एक जगह से पानी दूसरी जगह। वैसे हार्ट एक मोटर है जो ब्लड को पंप करती है, एक जगह से सक करके दूसरी जगह में पंप करती है। सारे ऑर्गन्स को परफ्यूज़ करना और सारे ऑर्गन्स में ब्लड पहुंचाना हार्ट का काम है। इस कार्यभार में अगर हार्ट पर्याप्त तरह से काम नहीं कर सके, वो काम में अगर फेल हो जाए, वो काम में अपनी कर्तव्य को नहीं निभा सके अच्छी तरह से, तो उसे हार्ट फेलियर कहते हैं। कोई भी फेलियर का मतलब यही होता है कि आप अपना काम नहीं कर सके। तो हार्ट फेलियर का भी मतलब यही है कि हार्ट का जो काम दिया गया है कि वो पूरे शरीर में ब्लड पंप करेगा, अगर वो काम अच्छी तरह से सुचारू रूप से नहीं कर पाता है, उसको करने में एडिशनल सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, या वो बहुत वीक हो जाता है कोई भी कारण से, चाहे वो हार्ट अटैक की वजह से हो, हार्ट में वायरल इन्फेक्शन की वजह से हो, हार्ट में कोई टिश्यू डिपोजिशन की वजह से हो, हार्ट की गति बहुत ज़्यादा बढ़ जाने की वजह से हो, या जो भी कारण हो, जो भी बीमारी की वजह से हार्ट का फंक्शन वीक हो जाएगा, वो हार्ट को पूरे शरीर में ब्लड पंप करने से की ताकत नहीं रहती हार्ट में, उसे हार्ट फेलियर बोलते हैं। हार्ट फेलियर में ज़्यादातर लोगों की मृत्यु जो होती है वो हार्ट का धबकारा अनियमित होने की वजह से या हार्ट का प्रोग्रेसिव फेलियर की वजह से होता है। धबकारा अनियमित होने का मतलब ये है कि जब हार्ट एक फेलियर में चला जाता है तो हार्ट स्ट्रेच हो जाता है, हार्ट के फाइबर्स डैमेज हो जाते हैं, एक तरह से उनका इंसुलेशन ख़राब हो जाता है। तो जब ये वायर्स स्ट्रेच आउट हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, तो इसमें टच होने की वजह से शॉर्ट सर्किटिंग हो जाती है और हार्ट बंद पड़ जाता है, जिसके वजह से व्यक्ति को सडन कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। दूसरा तरीका ये है कि हार्ट का पंपिंग जब वीक हो जाता है तो धीरे धीरे करके बार बार लंग्स में पानी भरना चालू होता है, एक एक सिस्टम करके फेल होना चालू हो जाता है, उससे भी व्यक्ति की मृत्यु होती है। तीसरा, कभी कभी सडनली हार्ट में अगर कोई क्लॉट बन गया तो ब्रेन में चला गया तो तकलीफ हो सकती है, या हार्ट अटैक भी अगर आ गया, किसी का हार्ट का पंपिंग वीक है तो हार्ट अटैक का चांसेस भी बढ़ जाते हैं। जो लोग बेड्स पे पड़े रहते हैं उनके पाँव में नलियों में क्लॉट जम जाता है, तो उसकी वजह से भी पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो जाता है, उसकी वजह से भी जान चली जा सकती है। ये सब बेसिक कारण है जिसकी वजह से हार्ट फेलियर के पेशेंट में जान जा सकती है। इन सारे कारणों को कम करने वाली चीज़ें या दवाइयाँ हार्ट फेलियर में मृत्यु दर को कम करेंगी, चाहे वो पंप फंक्शन को सुधारे या धबकारे को की अनियमितता में इम्प्रूवमेंट करे, या कोई और कॉम्प्लिकेशन जो हार्ट फेलियर रिलेटेड होता है, इसमें से जो भी चीज़ को वो दवाइयाँ रिड्यूस करेंगी वो हार्ट फेलियर में मृत्यु दर को कम करेंगी। हार्ट फेलियर को में पम्प फंक्शन को सुधारने के लिए कुछ सर्जरीज भी आती हैं, जिसमें हार्ट के वैल्व्स का जो डैमेज हो गया उसको सर्जिकली रिपेयर कर सकते हैं। हार्ट में अगर कोई नली का ब्लॉकेज है तो उसको बाईपास किया जा सकता है। हार्ट की दीवार अगर कोई बहुत डायलेट या वीक हो गई तो उसको कट करके निकाला जा सकता है। ये सर्जिकल टेक्निक से हार्ट फंक्शन को इम्प्रूवाइज़ करने के लिए अभी आज मेडिकल थेरेपी के बारे में ज़्यादा बात करेंगे कि मेडिसिन थेरेपी से हम हार्ट फेलियर को कैसे इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। इसमें बेसिकली 3-4 इंपॉर्टेंट तरह की मेडिसिन है। सबसे इंपॉर्टेंट मेडिसिन है बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स
बिकॉज हृदय की जो कैटेकोलेमिन सर्ज है या कैटेकोलेमिन जो स्ट्रेस हार्मोन्स बॉडी में बनते हैं उसको कम करता है। पहले ज़माने में माना जाता था कि कैटेकोलेमिन बॉडी में बहुत ज़्यादा बनने की वजह से हार्ट को ताकत मिलती है और हार्ट इसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन करता है, लेकिन धीरे धीरे करके ये कॉन्सेप्ट आया कि ये स्ट्रेस हार्मोन्स हार्ट की टिश्यू को डैमेज करते हैं, परमानेंटली सेल्स को मार देते हैं। तो इसलिए जितने कम स्ट्रेस हार्मोन्स बने या जितना कम वो असर करे उतना अच्छा है, क्योंकि स्ट्रेस हार्मोन शुगर लेवल्स को भी बढ़ाते हैं, बॉडी की कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म को भी इफेक्ट करते हैं और हार्ट को भी वीक करते हैं। तो ये स्ट्रेस हार्मोन ट्रांजिएंट सपोर्ट के लिए अच्छे हैं, लॉन्ग टर्म अगर ये बढ़े हुए रहते हैं तो हार्ट के लिए डेट्रीमेंटल है, नुकसानदायक है। तो बीटा ब्लॉकर्स ये स्ट्रेस हार्मोन्स के लेवल्स को कम करता है, उनको बहुत हार्ट काम करने नहीं देता। ऑब्वियसली थोड़ा सा हार्ट का पंप फंक्शन भी इससे कम होता है, लेकिन एक तरह से हार्ट को रेस्ट मिलता है, उसको धीरे धीरे करके इम्प्रोवाइज होने के लिए टाइम मिलता है। तो हम मान कर सकते हैं कि बीटा ब्लॉकर्स देने से पंप फंक्शन थोड़ा सुधरता है। इसमें कार्बिडोल जो ड्रग है उसके साथ पंप फंक्शन को सुधारने का सबसे ज़्यादा एविडेंस है, लेकिन उससे किसी किसी को चक्कर आ सकते हैं, कमजोरी आ सकते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है तो बीपी कम हो सकता है। मेल पेशेंट में उनको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो सकता है, यानी लिंग में शक्ति ना आए ऐसा हो सकता है, ये इसके साइड इफेक्ट्स में आता है। इसके अलावा एक बिसोप्रोलोल ड्रग है, उसके वो भी बीटा ब्लॉकर है, उसके साथ काफ़ी ज़्यादा एविडेंस अवेलेबल है। वो हृदय की धबकारे की अनियमितता की वजह से, जो स्ट्रेस हार्मोन्स की वजह से धबकारा अनियमित हो जाता है तो सडन लोगों की मृत्यु हो जाती है, उसको ज़्यादा कम करता है। पंप फंक्शन सुधारने में उसका रोल कंपेरेटिवली कार्बिडोल से कम है, लेकिन ये दवा भी काफ़ी अच्छी बीटा ब्लॉकर है। ये मेडिसिन का साइड इफेक्ट ये है कि ये सारी मेडिसिन बीपी को कम करती है, तो थोड़ा लोग को कुछ कमजोरी चक्कर वगैरह आ सकता है। हृदय की गति को कम करती है, तो इसलिए बेसलाइन गति कम होने से भी थोड़ा कमजोरी चक्कर हो सकता है। और थोड़ा बहुत शुगर के मेटाबॉलिज्म वगैरह को अफेक्ट करती है। एस्थमा वाले पेशेंट्स में नुकसानदायक हो सकती है। टेम्प्रेरी थोड़ा सा एस्थमा का अटैक प्रेसिपिटेट हो सकता है, लोगों को कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। प्रोस्टेट वाले पेशेंट को थोड़ा प्रॉब्लम्स हो सकती है। इस तरह के प्रॉब्लम्स इस दवा के साइड इफेक्ट्स में आते हैं, कॉमन साइड इफेक्ट्स में आते हैं। सेकेंड ग्रुप ऑफ मेडिसिन है एसी इनहिबिटर। एसी इनहिबिटर यानी रैमिप्रिल, एनालाप्रिल, कैप्टोप्रिल, पेरिंडोप्रिल, ये नाम से दवाइयाँ आती हैं। ये सारी दवाइयाँ जो हैं हृदय के पंप फंक्शन को सुधारती है। बेसिकली एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन है, इसलिए थोड़ा बीपी तो कम करती है, पर इनका मेन फ़ायदा पहुंचाने का मैकेनिज्म बीपी कम करना नहीं है। बेसिकली हृदय के पंप फंक्शन को सुधारती है। लगभग 3 से 5% तक पंप फंक्शन इनसे सुधर सकता है। इस दवा के साइड इफेक्ट से किसी किसी को सूखी खांसी हो सकती है, पोटेशियम लेवल्स बढ़ सकता है और किसी किसी को मुंह में आसपास सूजन आ सकती है, जिसे एंजियोडीमा बोलते हैं। ये किसी किसी को एलर्जिक रैशेस वगैरह आ सकते हैं। ये इस दवा से कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं। जिसमें ये साइड इफेक्ट्स आते हैं रैमिप्रिल और ये ग्रुप की मेडिसिन से, तो उसमें हम ARB ग्रुप की मेडिसिन देते हैं, जो कि एसी इनहिबिटर से कम टॉक्सिक रहती है, लेकिन फ़ायदा भी कंपेरेटिवली उनमें कम रहता है। इसमें लोसार्टन, वैल्सार्टन, कैंडिसार्टन, ये 3 मेडिसिन है जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट करती है। इसके अलावा बाकी इस ग्रुप की जो मेडिसिन है वो हार्ट फेलियर में उतनी टेस्टेड नहीं है, तो इसलिए वो उतना फ़ायदा नहीं करती हैं। यही 3 सार्टन जो है, लोसार्टन, वैल्सार्टन, कैंडिसार्टन, यही 3 सार्टन जो है हार्ट फेलियर में मदद करते हैं, पंप फंक्शन को सुधारते हैं। हालांकि एसी इनहिबिटर से कम फायदा देते हैं, लेकिन नुकसान थोड़ा साइड इफेक्ट्स कम है। और एसी इनहिबिटर्स ही सबसे पहले ट्राई करना चाहिए, भले सूखी खांसी हो भी तो, क्योंकि वो फ़ायदा ज़्यादा करती है। और ये सूखी खांसी का साइड इफेक्ट यूजली टेम्प्रेरी होता है। ज़्यादातर ये जो सूखी खांसी होती है वो करवट बदलने पे या रात को सोने टाइम नहीं होती है, सोने से थोड़ा पहले होती है, सूखी ही होती है, उसमें कोई कफ नहीं आता है और चलने फिरने पर वो कोई बहुत उसमें वेरिएशन नहीं आता। अगर वो कफ बहुत ज़्यादा और व्यक्ति की लाइफ को डिस्टर्ब कर रहा हो तो दवा को चेंज करना चाहिए, अदरवाइज वही दवा को प्रिस्क्राइब करना चाहिए। इसी ग्रुप की एक और रैस इनहिबिटर ग्रुप ऑफ मेडिसिन बोलते हैं इसको। इसी ग्रुप की एक और मेडिसिन है आर्नी करके। ये वैल्सार्टन और सैक्यूबिटल का कॉम्बिनेशन है, जो कि 8-9 साल पहले लॉन्च हुआ था। ये हार्ट फेलियर के लिए सबसे बेस्ट मेडिसिन है, लेकिन हाँ थोड़ी स्ट्रॉन्ग मेडिसिन है, इसलिए थोड़ा बीपी ज़्यादा कम करती है। इसके भी साइड इफेक्ट में किसी किसी को सूखी खांसी हो सकती है, पर चांसेस काफ़ी कम है। ये रैमिप्रिल वाली ग्रुप ऑफ मेडिसिन से कंपेरेटिवली ज़्यादा अच्छी है और उनके भी कंपैरिजन में मृत्यु दर को 20% कम करती है। ये धबकारे की अनियमितता को भी कम करती है, किडनी फंक्शन को भी सुधारती है और हार्ट के फंक्शन को भी सुधारती है। 3 से 5% तक पंप फंक्शन भी सुधरता है। और इस दवा का सिर्फ एक ही प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि ये दवा अभी इंडिया में पेटेंट के अंदर आती है, तो इसलिए थोड़ी कॉस्टली है, तो इसलिए हर पेशेंट में इसको यूज़ नहीं कर पाते। जहाँ पर भी पेशेंट अगर अफोर्डिंग हो तो उसको यूज़ कर सकते हैं। 1-8 साल के बाद ये दवा जब इंडियन कंपनीज मैन्युफैक्चर करना चालू कर देंगे तो कॉस्ट कम हो जाएगा, उसके बाद कंपेरेटिवली दवा थोड़ी सस्ती हो जाएगी। पर ये अजमाडा, वाईमाडा, सिडमस, नेप्टाज, इस नाम से ये मार्केट होती है। काफ़ी अच्छी दवा है, काफ़ी पोटेंट दवा है, लेकिन थोड़ी कॉस्टली है, इसलिए हर पेशेंट में यूज़ नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट ग्रुप ऑफ मेडिसिन है मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। ये ज़्यादातर स्पाइनोलैक्टोन एंटागोनिस्ट और एप्रिनॉन, ये 2 नाम से आती है। यानी एल्डेक्टोन कॉमनली इसका ब्रांड नेम है, और एप्रिनॉन वाली जो दवा है वो एप्टस, एप्लीहेफ, एप्लीब्लेस, ये सब नामों से आती है।
जो एल्डेक्टोन मेडिसिन है वो हार्ट का पंप फंक्शन सुधारती है, हार्ट में फाइब्रोटिक चेंजेस को कम करती है, धबकारे की अनियमितता को कम करती है, सडन मृत्यु होने का चांस को कम करती है। तो इसलिए हर हार्ट फेलियर वाले पेशेंट को इसमें देना चाहिए। लेकिन जिन लोग का भी किडनी फंक्शन कॉम्प्रोमाइज्ड है, यानी किडनी का रिपोर्ट ख़राब है, उसमें इसको सोच समझ के देना चाहिए, क्योंकि पोटेशियम लेवल्स को बढ़ाती है, तो थोड़ा सा वैसे पेशेंट में सडन जान जाने का रिस्क हो सकता है। एल्डेक्टोन मेडिसिन से मेल पेशेंट्स को निप्पल के पास हार्मोनल इंबैलेंस होने की वजह से सूजन आ सकती है, जिसकी वजह से दवा को चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है और उसको एप्लिनॉन पे रखा जाता है। एप्लिनॉन का इफेक्ट लगभग सिमिलर है, लेकिन बस ये है कि एप्लिनॉन का कॉस्ट कई गुना ज़्यादा है। एल्डेक्टोन 1.5-2 रुपये की आती है और एप्लिनॉन लगभग 20-25 रुपये की आती है। तो इसलिए ज़्यादातर हम पेशेंट को एल्डेक्टोन देते हैं। फीमेल पेशेंट में तो ऑब्वियसली हार्मोनल इंबैलेंस का कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आता है, क्योंकि ये दवा थोड़ा सा एस्ट्रोजन लेवल्स को बढ़ाता है। मेल पेशेंट में निप्पल के पास अगर किसी को स्वेलिंग आती है तो उसको चेंज करके हम एप्लिनॉन पे रख देते हैं। इंसिडेंस 5% के आसपास है, रिवर्सिबल है, इसलिए कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 2-5 दिन में अपने आप ये चला जाएगा। ये ज़्यादातर जो भी मेडिसिन मैंने डिस्कस की उसके जो भी साइड इफेक्ट्स है वो रिवर्सिबल है, 2-5 दिन में दवा बंद करने से अपने आप चले जाते हैं, कोई भी परमानेंट साइड इफेक्ट नहीं है। और ये सब दवाइयों को देने से हार्ट का फंक्शन और किडनी का फंक्शन सुधरता है। लोग हमसे ये भी पूछते हैं कि हार्ट की दवाई किडनी को नुकसान करती है क्या? ऐसा नहीं है। अनलेस वो बीपी बहुत ज़्यादा कम कर दे, किडनी को कोई नुकसान नहीं होगा, उल्टा फ़ायदा ही होगा। नेक्स्ट ग्रुप ऑफ मेडिसिन है SGLT2 इनहिबिटर्स। ये डेपैग्लिफ्लोजिन और एम्पैग्लिफ्लोजिन ये नाम से आती है। ये बेसिकली पहले तो डायबिटिक मेडिसिन की तरह से लॉन्च हुआ था कि डायबिटीज़ के पेशेंट में ये शुगर को, एक्सेसिव शुगर को यूरिन में से निकालती थी और ये इस तरह से बॉडी वेट को भी कम करती थी और कुछ और मैकेनिज्म से हार्ट का पंप फंक्शन को सुधारती थी। लास्ट 2 साल से ये दवा नॉन डायबिटिक्स लोगों में भी USFDA अप्रूव्ड है, क्योंकि शुगर लेवल्स को बहुत ज़्यादा कम नहीं करती है और नॉन डायबिटिक लोग जिनको डायबिटीज़ नहीं है उसमें भी सेफ़ है। उनमें भी पंप फंक्शन को सुधारती है, किडनी फंक्शन को सुधारती है, जान बचाने में सहायक है। इसके साइड इफेक्ट्स में किसी किसी को एक्सेस यूरिन अगर शुगर में जाता है तो वहाँ इन्फेक्शन होने का चांस हो सकता है, तो पेशाब में जलन हो सकती है, पेशाब की जगह पे इन्फेक्शन हो सकता है, फंगल इन्फेक्शन वगैरह हो सकते हैं, या किसी किसी को थोड़ा कमजोरी हो सकती है, भूख ज़्यादा लग सकती है। पर अदरवाइज इसके कोई सिग्निफिकेंट साइड इफेक्ट्स नहीं है, सबसे सेफ मेडिसिन माना जाता है। और हर हार्ट फेलियर अगर डायबिटीज़ ना भी हो तो भी उसको देना चाहिए। इवन डायस्टोलिक हार्ट फेलियर, यानी कि जहाँ पे हार्ट पंपिंग तो अच्छा है लेकिन हार्ट रिजिड हो गया है, सख्त हो गया, इस वजह से ब्लड एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, सख्त हो गया है, वो वाले हार्ट फेलियर में भी ये ग्रुप ऑफ मेडिसिन का सबसे ज़्यादा रोल है। और रिसेंटली जो ट्रायल्स है उसने प्रूव किया है कि ये दवा डायस्टोलिक हार्ट फेलियर में भी इफेक्टिव है, मृत्यु दर को कम करती है। डायस्टोलिक हार्ट फेलियर में इसके अलावा ये तीनों जो ग्रुप मैंने बात किया है, ACE इनहिबिटर्स या RAS इनहिबिटर ग्रुप की मेडिसिन, मिनरकोटिक रिसेप्टर एंटागोनिस्ट और बीटा ब्लॉकर्स, ये सारी दवाइयाँ भी उनमें देनी है। पर फ़ायदा कंपेरेटिवली उनमें इस डायस्टोलिक हार्ट फेलियर में कम है। जहाँ पंप फंक्शन वीक हो जाए वहाँ इसका ज़्यादा फायदा है। हार्ट रिजिड हो जाए, जो कि उम्र दराज पेशेंट और फीमेल पेशेंट्स में और डायबिटीज़ वगैरह की वजह से होता है, उसमें कंपेरेटिवली फ़ायदा थोड़ा सा कम है। ज़्यादा इसके अलावा हृदय के धबकारा जब अनियमित हो जाए तो धबकारा को कंट्रोल करने के लिए दवाई दी जाती है। इसमें सबसे कॉमनली जो बीटा ब्लॉकर्स मैंने बोला सबसे पहले, वो ग्रुप ऑफ मेडिसिन का डोज बढ़ाते जाते हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा फायदा होता है, धबकारा को अनियमितता को कंट्रोल करने में मदद करता है। इसके अलावा एक अमियोड्रॉन मेडिसिन है, मैक्सिलेटिन है, लिडोकेन है, ये 3-4 ग्रुप ऑफ मेडिसिन भी दी जाती है। किसी किसी को हार्ट डायलेट होने की वजह से एट्रियल फिब्रिलेशन हो जाता है, जिसके बारे में सेपरेट वीडियो हमने किया है मेरे चैनल पे, आप देख सकते हैं। ये धबकारे को भी कंट्रोल करने में ये दवाइयाँ मेडिसिन हेल्प करती हैं। और ये दवाइयाँ ज़्यादातर तब यूज़फुल होती है जब व्यक्ति को हृदय अनस्टेबल हो, एक्टोपिक्स वगैरह आ रहे हो, अब नॉर्मल इम्पल्स या मिस्ड बीट्स आ रहे हो, वैसे केसेस में ये दवाई ज़्यादातर यूज़ की जाती है। रूटीनली हर पेशेंट में यूज़ नहीं की जाती, क्योंकि पंप फंक्शन नहीं सुधारती। हाँ, धबकारे की अनियमितता के जिनको प्रॉब्लम है उसमें थोड़ा सा मृत्यु दर कम कर सकती है, बहुत ज़्यादा फायदा नहीं करती है। ऑब्वियसली वैसे पेशेंट्स में AICD डिवाइस करके आता है जो हार्ट का धबकारे को, अनियमितता को कंट्रोल करता है और सडन अनियमितता की वजह से मृत्यु ना हो जाए उसको बचाता है, पर वो डिवाइस थोड़ा कॉस्टली आता है, इसलिए हर एक पेशेंट में यूज़ नहीं किया जाता। AICD और CRT डिवाइस जो हार्ट फेलियर में यूज़ होते हैं उसके बारे में सेपरेट वीडियोज़ मैंने किए हैं, जो कि आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। इसके अलावा जो मेडिसिन आती हैं, एक ट्राइमेटाजिडिन करके मेडिसिन आती है, इसके लिए कुछ छोटी टाइल्स अवेलेबल है। ये फ्लैविडॉन MR या ट्रिमजिड या साइटोकार्ड इस नाम से आती है। ये दवाई पंप फंक्शन को थोड़ा सुधारती है, लेकिन इसके लिए कोई बहुत बड़ी स्टडीज़ अवेलेबल नहीं है, तो इसको कभी कभी देते हैं, हर पेशेंट में नहीं देते। कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जैसे रैनोलोजिन, वो हार्ट के पेन के लिए देते हैं, पर इसमें हार्ट फेलियर में थोड़ा सा रोल है, बहुत ज़्यादा रोल नहीं है, तो रूटीनली इसको यूज़ नहीं किया जाता।
कुछ फैंसी मेडिसिन है जैसे कोएंजाइम क्यू, लिवोकार्निटिन और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, इसके बहुत छोटे डेटा अवेलेबल है, बहुत छोटी स्टडीज़ है जो शो करती है कि हार्ट फेलियर में थोड़ा बेनिफिट करते हैं, पर जितना इनका कॉस्ट है कंपेरेटिवली उतना बेनिफिट नहीं है, इसलिए कोई बड़ी ट्रायल्स इसको सपोर्ट नहीं करती। आज के डेट में ये मेडिसिन बहुत कम केसेस में यूज़ की जाती है। कोई स्पेसिफिक किसी पेशेंट में ये सारे एंजाइम्स का डेफिशिएंसी हो, जैसे कार्निटिन डेफिशिएंसी हो, कोएंजाइम क्यू का डेफिशिएंसी हो, वहाँ पे दिया जा सकता है, पर रूटीन केसेस में इनको नहीं दिया जाता क्योंकि 30-40 रुपये की एक टैबलेट आती है। फ़ायदा बहुत ज़्यादा प्रूवन फ़ायदा नहीं है, उससे सस्ती दवाइयों में अगर ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है तो डेफिनेटली उनको देना चाहिए। ये दवा को यूजली अवॉइड करते हैं। हार्ट फेलियर में एक बहुत पुरानी दवाई है लिनॉक्सिन करके, पुराने ज़माने के सारे प्रिस्क्राइबर्स इसको लिखते हैं। ये दवा का थेरेप्यूटिक रेंज बहुत कम है, यानी बहुत ज़रा भी डोज ऊपर नीचे हो जाए तो असर नहीं करती है, ऊपर हो जाए तो टॉक्सिसिटी बहुत जल्दी हो जाती है, इसलिए ये दवाई आजकल बहुत कम प्रेफर करते हैं। जो लोग पेशेंट्स ऐसे हैं जिनका हार्ट इतना ज़्यादा फेल है कि बार बार उनको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ रही है, वह हॉस्पिटलाइजेशन के चांसेस को कम करने के लिए यूज़ किया जाता है। मृत्यु दर को कम नहीं करता। मृत्यु दर को कम करने के लिए खाली बीटा ब्लॉकर्स, मिनरकोर्टिकॉइड रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, SGLT2 इनहिबिटर्स और रास इनहिबिटर्स, यही 4 ग्रुप ऑफ मेडिसिन है जो मृत्यु दर को कम करती हैं। बाकी कोई भी दवा मृत्यु दर को कम नहीं करती। ये दवा भी सिलेक्टेड केसेस में जहाँ इंट्रैक्टेबल हार्ट फेलियर हो वहाँ देना चाहिए। इसके अलावा खून पतला करने की दवा, जिनको नलियों का ब्लॉकेज है उनको देनी चाहिए। एंटी प्लेटलेट देना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवा, जिनको नलियों का ब्लॉकेज है उनको देना चाहिए। सब पेशेंट्स को नहीं देना चाहिए। जिनको वेल रिलेटेड हार्ट फेलियर है या जिनको कोई और तरह का प्रॉब्लम्स है उसमें ये दवाइयों का कोई रोल नहीं है। जिनको राइट साइड के प्रेशर्स डिस्प्रोपोर्शनेटली ज़्यादा है, इन्हें पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन डिस्प्रोपोर्शनेटली ज़्यादा है, जिसको पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन बोलते हैं, इसका सेपरेट वीडियो मैंने अपने चैनल पे अपलोड किया है। वो सब पेशेंट्स में सिल्डेनाफिल, टेडालाफिल या बोसेंटन इस ग्रुप ऑफ मेडिसिन को दिया जाता है। ये राइट साइड के प्रेशर्स को थोड़ा सा कम करता है। इसके अलावा किसी को अगर हार्ट के अंदर खून का थक्का हो, ब्लड का क्लॉट हो, तो उसके लिए एंटीकोएगुलेंट ग्रुप ऑफ मेडिसिन दी जाती है। ये खून के थक्के को कम करती है। रूटीन केस में नहीं दिया जाता है। इसके अलावा जिन लोगों को अगर पाँव की नली का क्लॉट बना है या एम्बोलिज्म वगैरह की शिकायत है, उसमें भी ये खून पतला करने की दवाई दी जाती है। एक अर्जुन छाल के बारे में काफ़ी लोग पूछते हैं कि अर्जुन छाल क्यों यूज़ नहीं होता है। बेसिकली अर्जुन छाल एक अल्कलॉइड है, इसका डिजॉक्सिन जैसा ही एक्शन है, पर कंपैरेटिवली डिजॉक्सिन से ज़्यादा टॉक्सिक है। इसके लिए ज़्यादा डेटा अवेलेबल नहीं है, ज़्यादा रिसर्च अवेलेबल नहीं है। काफ़ी साल पहले इस पर थोड़ा बहुत रिसर्च हुआ था, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं मिला और टॉक्सिक ज़्यादा है, इससे बेटर मेडिसिन अवेलेबल है, इसलिए ज़्यादातर इसको प्रेफर नहीं करते हैं। नॉन हार्ट फेलियर पेशेंट में अर्जुन छाल का कोई रोल नहीं है। अर्जुन छाल खाली हार्ट फेलियर पेशेंट्स के लिए ही प्रेफर किया जाता है, और उसमें भी जो डिजॉक्सिन का एक्शन है, यानी कैल्शियम लेवल्स को हार्ट में बढ़ाता है, वही इसका फ़ायदा है, बाकी कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। तो नॉन हार्ट फेलियर्स में हार्ट की को ताकत देता है, वैसा इसका कोई रोल नहीं है, तो इसलिए अननेसेसरी इसको मत खाइए, कुछ फ़ायदा नहीं होगा, उल्टा नुकसान होगा। लास्ट में हम बात करेंगे हार्ट फेलियर में मैक्सिमम टॉलरेटेड डोज का कॉन्सेप्ट क्या है। हार्ट फेलियर की सारी मेडिसिन में हमें एक डोज लेवल तक पहुंचना पड़ता है। वो डोज लेवल रहता है जहाँ तक पेशेंट टॉलरेट कर सकता है। आप लो डोज से चालू करते हैं और हर हफ्ते 2 हफ्ते में डोज बढ़ाते जाते हैं, जब तक आप एक पीक लेवल पर ना पहुँच जाए जहाँ तक पेशेंट बर्दाश्त कर सके। एक लेवल आ जाता है जहाँ पेशेंट वो दवा का डोज नहीं टॉलरेट कर पाता, BP कम हो जाता है, धबकारा कम हो जाता है, या पेशेंट को साइड इफेक्ट्स चालू हो जाते हैं। उस लेवल पे हमें डोज को और नहीं बढ़ाना चाहिए, और अगर बाद में भी परमिट करें तो थोड़ा और बढ़ा सकते हैं। पर अगर आप बहुत कम डोज देंगे तो पेशेंट को कोई फ़ायदा नहीं होगा। जितना मैक्सिमम डोज पेशेंट टॉलरेट कर सकता है उतना डोज पेशेंट को देने से ही फ़ायदा होगा, या जितना स्टडीज़ और ट्रायल्स में जो डोज यूज़ किया गया है वो डोज यूज़ करने से ही पेशेंट को फ़ायदा होगा। बहुत कम डोज देने से फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए हार्ट की मेडिसिन में मैक्सिमम डोज का फ़ायदा कॉन्सेप्ट है। कई लोग बहुत कम डोज देते हैं पेशेंट्स को, तो उसमें पेशेंट को साइड इफेक्ट तो भले कम होते हैं, लेकिन फ़ायदा भी नहीं होता है। मेरे इस टॉपिक के माध्यम से मैंने काफ़ी चीज़ों पर बात की जो कि हार्ट फेलियर पेशेंट्स में यूज़फुल है। कौन कौन सी मेडिसिन हार्ट फेलियर में दी जा सकती है, क्या क्या उनके इंडिकेशंस है, क्या साइड इफेक्ट्स है, इस बारे में बात की। होपफुली आपका हार्ट फेलियर के रिगार्ड्स में मेडिसिन को लेकर कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। सर्जिकल क्या क्या मोडालिटीज़ अवेलेबल है उसके बारे में एक सेपरेट वीडियो करेंगे, जो कि आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। मेरे चैनल का बेसिक पर्पज़ ये है कि हार्ट और हेल्थ से रिलेटेड साइंटिफिकली करेक्ट इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए ईजिली एक्सेसिबल करते हैं, ताकि इस तरह के कंटेंट के लिए आपको जगह जगह भटकना नहीं पड़े, आपको डॉक्टर्स पर और फ्रेंड्स और रिलेटिव्स और गूगल पर डिपेंडेंट ना रहना पड़े। डॉक्टर्स कई बार टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से सारी चीज़ें नहीं बता पाते हैं, और फ्रेंड्स और रिलेटिव से मिली हुई इन्फॉर्मेशन कई बार आधी सही आधी गलत भी होती है, जिसको फॉलो करने से फ़ायदा होने के बदले कभी कभी नुकसान भी हो जाता है। तो हम चाहते हैं कि कंटेंट आपके लिए इजीली अवेलेबल रहे, ताकि आप इसके माध्यम से अपने पेशेंट को बेटर मैनेज कर सकें, बीमारी को समझ सकें और डॉक्टर के साथ बेटर और इंटेलिजेंट वे में डिस्कस कर सकें। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे डेफिनेटली हमें मोटिवेशन मिलेगा, इंस्पिरेशन मिलेगा, ताकि हम अच्छा और यूज़फुल कंटेंट आपके लिए लाते रहें। अंत में मैं डॉक्टर नवीन अग्रवाल आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने मेरे टॉपिक को चैनल
वीडियो को एंड तक देखा और डेफिनेटली हार्ट फेलियर से रिगार्डिंग में आपको इसमें कुछ यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिला होगा जो कि आपके पेशेंट्स को मेडिकली मैनेज करने में आपकी मदद करेगा और बीमारी को समझने में और उसको प्रॉपरली उसका रिस्पॉन्स एनालिसिस करने में और बीमारी को बेटर वे में डील करने में आपकी मदद करेगा। थैंक यू।